नमस्कार सभी साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के ऊपर। देखिएगा प्यारे साथियों, राजस्थान की जो जनजातियां हैं, इन जनजातियों में से जो महत्वपूर्ण जनजातियां थी उन पर अपन ने चर्चा कर ली थी, लेकिन कुछ जनजातियां और बच जाती है जिन पर अपन चर्चा करते हैं। जैसे जनजातियां मीणा जनजाति को अपन पढ़ चुके हैं। मीणा के पश्चात जनजाति जो है भील जनजाति को अपन पढ़ चुके हैं। भील जनजाति के पश्चात दोस्तों अगली जनजाति ग्रासिया को अपन ने पढ़ लिया था, और ग्रासियाओं के अलावा कथोड़ी। इन चार जनजाति मीणा, भील, ग्रासिया और कथोड़ी, इन जनजातियों के ऊपर अपन ने चर्चा कर ली थी। अब कुछ जनजातियां और बच जाती है। जैसे एक जनजाति बच जाती है सेरिया के अलावा एक जनजाति बच जाती है अपनी डामोर के अलावा मित्रों कंजर के अलावा मित्रों बच जाती है सांसी। तो ध्यान रखना, ये सांसी वैसे तो शेड्यूल कास्ट में आती है, लेकिन अपन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। सांसी जो है मित्रों, इसका विशेष ध्यान रखना, सांसी जो है अनुसूचित जाति में आती है, जनजाति में नहीं आती। तो सांसी के ऊपर भी अपन पढ़ेंगे। कंजर, सांसी, डामोर और सेरिया, ये चार छोटी छोटी जनजातियां और है जिन पर अपन चर्चा करके इस जनजातियों के अध्याय का विधि विधान से समापन करेंगे। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आज अपन जिस जनजाति पर चर्चा करते हैं उस जनजाति का नाम है सेहरिया जनजाति। बताओ कौन सी जनजाति है भाई? सेहरिया जनजाति के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सेहरिया जो जनजाति है इसके बारे में पहले साधारण सा परिचय पढ़ते हैं, उसके पश्चात सेहरिया जनजाति की कुछ खास बातें पढ़ते हैं। सेहरिया जनजाति की उत्पत्ति, सबसे पहली बात, सेहरिया जनजाति यानी सेहरिया शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? सेहरिया शब्द की उत्पत्ति के बारे में ध्यान रखना। सेहरिया शब्द की उत्पत्ति हुई है, एक शब्द होता है जिसका नाम होता है शहर। बताओ सेहरिया शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी जाती है? शहर शब्द से। और ये जो शहर शब्द है, इस शहर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो शहर शब्द का अर्थ होता है जंगल। बताओ शहर शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है, ध्यान रखना। तो सेहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर शब्द से मानी गई है। पहला ही बिंदु अपने को जनजाति में यह पता होना चाहिए। ठीक है गुरुजी, आगे बढ़ो। सेहरिया जनजाति के बारे में ध्यान रखना। सेहरिया जनजाति की राजस्थान में जो कुल जनसंख्या है, सेहरिया जनजाति की जो कुल जनसंख्या है, वो कुल जनसंख्या मित्रों है 1,02,000। 1,02,000 ये सेहरिया जनजाति की राजस्थान में बताओ कुल क्या मानी जाती है भाई? जनसंख्या मानी जाती है। सेहरिया जाति का राजस्थान में निवास स्थल कौन सा है? तो सेहरिया जनजाति का राजस्थान में जो निवास स्थल माना गया है वो माना गया है, एक तो स्थल पड़ता है शाहाबाद, बताओ शाहाबाद, और एक स्थान पड़ता है किशनगंज। ये शाहाबाद और किशनगंज दो तहसीलें हैं जो बताओ कौन से जिले में आती है भाई? 12 जिले में आती है। ये बात अपने को सेहरिया के बारे में साधारण परिचय में पता होना चाहिए। और अगला बिंदु ध्यान रखना, कर्नल जेम्स टोड ने, राजस्थान इतिहास के जनक, बताओ किसको कहते हैं भाई? कर्नल जेम्स टोड ने सेहरिया जनजाति की उत्पत्ति, कर्नल जेम्स टोड ने सेहरिया जनजाति की उत्पत्ति बीलों से मानी है। बताओ किससे मानी है भाई? बीलों से मानी है। ये कुछ बातें अपने को सीधी सेहरियाओं के सामान्य परिचय में याद रखनी है। दोबारा से देखो सेहरिया जनजाति के बारे में। सेहरिया जनजाति, सेहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर शब्द से हुई है। इस शहर शब्द का अर्थ क्या होता है? जंगल। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सेहरिया जनजाति की कुल जनसंख्या 1
1,02,000 है। ये जो 1,02,000 जनसंख्या है ये शाहाबाद व किशनगंज तहसील 12 जिले में निवास करती है। और कर्नल जेम्स टोड जो है ये सहरिया जनजाति की उत्पत्ति बताओ कौन सी जाति से बताते हैं भाई? भील जनजाति से बताते हैं। ये सहरिया जनजाति का ध्यान रखना। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह में रखा गया। आदिम जनजाति समूह में भारत सरकार द्वारा रखा गया। भारत सरकार द्वारा रखा गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आदिम जनजाति समूह का अर्थ होता है जितनी भी जनजातियां, वैसे जो पिछड़े लोग होते हैं उनको जनजातियां बना दी जाती है, जनजातियों में डाला जाता है, एसटी कैटेगरी में रख दिया जाता है। लेकिन एसटी में भी सबसे पिछड़ी हुई जनजाति यानी आदिम जनजाति समूह कौन सी जनजाति को माना गया है? सहरिया जनजाति को भारत सरकार के द्वारा आदिम जनजाति समूह में वर्ष 2003 में रखा गया। ये है अपने सहरिया जनजाति का साधारण परिचय। तो यहां तक अपन सहरिया जनजाति के साधारण परिचय को पढ़ने के पश्चात अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। मित्रों, सहरिया जनजाति से संबंधित कुछ विशेष शब्दावली का प्रयोग देखते हैं। सहरिया जनजाति में देखो एक शब्द होता है, या जो सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है, सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है, इस मुखिया को बताओ क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है, मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल। सहरिया जनजाति का जो गर होता है, इस गर को दोस्तों ध्यान रखना टापरी कहते हैं। बताओ सहरिया जनजाति के गर को क्या कहते हैं भाई? टापरी कहते हैं। सहरिया जनजाति क्या करती है? जंगलों में रहती है, क्योंकि शेर शब्द का अर्थ क्या है भाई? जंगल। जंगलों में रहती है तो ये क्या करते हैं कि जंगलों में जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों को ऊपर से काट करके पेड़ों के ऊपर घर बना लेते हैं। ध्यान रखना। बताओ कहां पर घर बना लेते हैं भाई? पेड़ों में ऊपर बिल्कुल हवा महल बना लेते हैं, चारों तरफ से हवा आती है। तो ये पेड़ों पर जो इनके बने घर होते हैं, पेड़ों पर बने घर जो होते हैं इनको बताओ क्या कहते हैं भाई? इनको कहते हैं गोपना। बताओ सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा पेड़ों पर बनाए घर कहलाते हैं गोपना, या इन्हीं को अपन कह सकते हैं टोपा, या इसी को कह सकते हैं समा। बताओ इन्हीं को क्या कह सकते हैं? समा। एक ही बात है, चाहे गोपना बोल दो, चाहे टोपा बोल दो, चाहे समा बोल दो। यानी सहरिया जनजाति के लोगों द्वारा पेड़ों के ऊपर बनाए गए घरों को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति में अनाज रखने की कोठी, अनाज अथवा सामान रखने की कोठी, अनाज या सामान रखने की जो कोठी होती है इसको कहा जाता है कुशीला। सहरिया जनजाति के अनाज या सामान रखने की कोठी को बताओ क्या कहते हैं रे? कुशीला कहते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। सहरिया जनजाति की अनाज रखने की कोठी को कहा जाता है कुशीला। ठीक बात है। अब सहरिया जनजाति से संबंधित कुछ और विशेष शब्दावली देखते हैं। सहरिया जनजाति अपना इष्ट देव किसको मानते हैं? तो सहरिया जनजाति के लोग अपना इष्ट देव मानते हैं लोक देवता तेजा जी को। बताओ सहरिया जनजाति के लोग अपना इष्ट देव किस लोक देवता को मानते भाई? तेजा जी को मानते हैं। और तेजा जी का वैसे तो मुख्य मंदिर, तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1074 माघ शुक्ल चतुर्दशी खरनाल गांव नागौर में हुआ था। लेकिन 12 जिले में भी तेजा जी के कुछ मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि सहरिया जनजाति इन्हें अपना इष्ट देव मानते हैं। सहरिया जनजाति गुरुजी इष्ट देवी किसको मानते हैं? तो सहरिया जनजाति अपनी इष्ट देवी मानते हैं कोड़िया देवी को। बताओ सहरिया जनजाति अपनी इष्ट देवी कौन सी देवी को मानते हैं भाई? सहरिया जनजाति अपनी इष्ट देवी मानते हैं कोड़िया देवी। ये सहरिया जनजाति का कुछ सामान्य वैवाहिक अपना परिचय होता है कि मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है।
दोबारा से समझ लेना, शहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाता, घर टापरी कहलाता, लेकिन पेड़ों पर बने घरों को बताओ क्या कहते हैं? गोपना कहते हैं। अनाज रखने की जो कोठरी होती है, इस कोठरी को बताओ क्या कहा जाता है? कुशीला। और शहरिया जनजाति के इष्ट देव तेजा जी, जबकि इष्ट देवी बताओ कौन सी देवी मानी जाती है भाई? कोड़िया। ये शहरिया जनजाति का कुछ साधारण सा परिचय हुआ है। अब शहरिया जनजाति से संबंधित कुछ वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को देखते हैं भाई। शहरिया जनजाति के वस्त्र कौन कौन से होते हैं? देखो, शहरिया जनजाति में जनजातियों से प्रश्न क्या पूछा जाएगा? निश्चित रूप से शब्दावली का प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है कि कौन सी जनजाति को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, शहरिया जनजाति के लोगों में जो वस्त्र होते हैं, इनमें होता है रेजा। एक वस्त्र का नाम होता है रेजा। ये ध्यान रखना, शहरिया जनजाति में महिलाओं का वस्त्र होता है। महिलाओं का वस्त्र जो मूलतः विवाह के अवसर पर पहना जाता है, उसको बताओ क्या कहते हैं भाई? रेजा कहते हैं। ध्यान रखना। एक होता है पंछा। पंछा क्या होता है? शहरिया जनजाति के पुरुषों की, शहरिया जनजाति के पुरुषों की, शहरिया जनजाति के पुरुषों की घुटनों तक लंबी धोती। घुटनों तक लंबी धोती को बताओ क्या कहते रे? पंछा कहते। लेकिन अगर यही प्रश्न होता कि आदिवासियों की घुटनों तक लंबी धोती क्या कहलाती, तो बताओ क्या कहलाते भाई? आदिवासियों की धोती। जैसे आदिवासी महिलाओं के घुटनों तक का लंबा घाघरा बताओ क्या कहलाता? कच्छऊ। क्या कहलाता है? कच्छऊ। वैसे ही आदिवासी पुरुषों की घुटनों तक की लंबी धोती को ढेपाड़ा कहा जाता है, जबकि पंछा शहरिया जनजाति के पुरुषों की घुटनों तक लंबी धोती होती है। और पांच, जब अपने ग्रासिया जनजाति पढ़ी थी तब अपने पढ़ा था कि पांच ग्रासिया जनजाति का सापा कहलाता। एक शब्द इनकी वेशभूषा में आपको और ध्यान रखना है, खपटा। बताओ वेशभूषा का नाम क्या है भाई? खपटा। खपटा होता है ग्रासिया पुरुषों का सापा। ग्रासिया जो पुरुष है, इन ग्रासिया पुरुषों का जो सापा होता है वो बताओ क्या कहलाता है? ग्रासिया पुरुषों का सापा खपटा, सॉरी, शहरिया पुरुषों का सापा बताओ क्या कहलाता है भाई? खपटा कहलाता है। एक होता है नैना। नैना क्या होती है? अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी। शहरिया जनजाति में अविवाहित जो कन्याएं होती है, अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी, अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी जो होती है उसको बताओ क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं नैना। ये कुछ अपने शहरिया जनजाति के विशेष वस्त्र होते हैं जो अपने को ध्यान रखना है। रेजा, पंचा, खपटा और नैना, ये हो गए अपने शहरिया जनजाति के वस्त्र। ठीक है, शहरिया जनजाति के वस्त्रों के बाद आगे बढ़ते हैं और शहरिया जनजाति के नृत्य देखते हैं कि शहरिया जनजाति के लोग कौन कौन से नृत्य करते हैं। तो शहरिया जनजाति के नृत्य याद रखने के बारे में पहली बात तो ये याद रखना, राजस्थान की ये एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसमें महिला और पुरुष कभी साथ में नृत्य नहीं करते। ध्यान रखना, एकमात्र जनजाति। इस जनजाति में पहला बिंदु यही ध्यान रखना, इस जनजाति में महिला व पुरुष साथ में नृत्य नहीं करते। महिला व पुरुष साथ में यानी एक साथ में नृत्य नहीं करते हैं। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शहरिया इस जनजाति में महिला व पुरुष एक साथ नृत्य नहीं करते। कौन कौन से नृत्य हैं? तो आपको शहरिया जनजाति के नृत्य याद रखने के लिए बस याद रखना, शहर का शिकारी, शहर का शिकारी, शहर का शिकारी, एक लाइन याद रखना, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए जेला वे लहंगा लाया।
बताओ क्या लाया भाई, जेला वे लहंगा लाया। बताओ शिकारी कहां का है, शहर का शिकारी, और शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए जेला वे लहंगा लाया। अगर ये लाइन आपको याद है तो समझ लीजिएगा से अपने शेर या जनजाति के सारे नृत्य आपको याद है। कैसे गुरुजी, ये तो हमें याद है। देखो नंबर 1 पर इस से आपको नृत्य का नाम याद रखना है, स्वांग नृत्य। बताओ नृत्य का नाम कौन सा नृत्य हो जाएगा भाई, स्वांग। नंबर 2 नृत्य का नाम ही बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा, शिकारी नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा, शिकारी नृत्य। नंबर 3 नृत्य का नाम ही बताओ कौन सा नृत्य है, इंद्रपरी नृत्य। नंबर 3 पर बताओ नृत्य का नाम ही कौन सा नृत्य हो जाएगा, इंद्रपरी नृत्य। नंबर 4 पर ध्यान रखो, नृत्य का नाम ही बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा, जेला नृत्य। नृत्य का नाम ही बताओ कौन सा नृत्य, जेला नृत्य। और नंबर 5 पर नृत्य का नाम ही बताओ कौन सा नृत्य है, लहंगा नृत्य है। बताओ नृत्य का नाम ही कौन सा नृत्य है रे, लहंगा नृत्य है। ये प्रमुख रूप से बताओ कौन सी जनजाति का नृत्य है, शहरिया जनजाति का नृत्य है। इसका भी अपने को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपने शहरिया जनजाति के प्रमुख नृत्य, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए जेला वे लहंगा लाया। शहरिया जनजाति के नृत्य पढ़ लिए, शहरिया जनजाति के वस्त्र पढ़ लिए, शहरिया जनजाति का मुखिया, घर, टापरी, पेड़ों पर बने घर क्या कहलाते ये पढ़ लिया। और इसके अलावा शहरिया जनजाति का कुछ साधारण सा परिचय पढ़ लिया। अब शहरिया जनजाति से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। शहरिया जनजाति के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु या शहरिया जनजाति का धार्मिक जीवन पढ़ते हैं। बताओ शहरिया जनजाति का कौन सा जीवन पढ़ते हैं भाई, धार्मिक जीवन। यानी इनके द्वारा कौन कौन से धार्मिक जीवन जीते हैं। इनकी इष्ट देवी मैंने आपको बता दी कोड़िया होती है, और इनके इष्ट देव होते हैं तेजाजी। शहरिया जनजाति के धार्मिक जीवन में पहला बिंदु ध्यान रखना, ये इस जनजाति के लोग श्राद्ध नहीं करते हैं। बताओ क्या नहीं करते हैं भाई, श्राद्ध नहीं करते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि शहरिया जनजाति के लोग बताओ क्या नहीं करते हैं भाई, श्राद्ध नहीं करते हैं, पहला बिंदु। नेक्स्ट मित्रों, इनके 2 मेले बरते हैं श्राद्ध अपने शहरिया जनजाति के मेले। एक मेला है कपिल धारा का मेला। बताओ कौन सा मेला बरता है भाई, शहरिया जनजाति के 2 प्रमुख मेले बरते हैं, कपिल धारा का मेला, और ये कपिल धारा का मेला बरता है केलवाड़ा में, 12 में। ये कपिल धारा का मेला 12 में बरता है। बरता कब है कपिल धारा का मेला, तो ये कपिल धारा का मेला दोस्तों बरता है कार्तिक पूर्णिमा को। बताओ कपिल धारा का मेला कब बरता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और एक बरता है मित्रों सित्ताबाड़ी का मेला। नंबर 2 का जो मेला है, इस मेले का नाम है सित्ताबाड़ी का मेला। और ये जो सित्ताबाड़ी का मेला है, ये सित्ताबाड़ी का मेला भी बरता है 12 में। लेकिन ये जो मेला बरता है, ये बरता है दोस्तों ज्येष्ठ मास की अमावस्या को। बताओ कब बरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को बरता है। और ये जो मेला है सित्ताबाड़ी का, इसे शहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। बताओ शहरिया जनजाति का क्या कहते रे, शहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि शहरिया जनजाति का कुंभ किसको कहते, तो सित्ताबाड़ी का मेला कहलाता है। और ये अपना आदिम धर्म गुरु यानी प्राचीन धर्म गुरु किसको मानते हैं, तो ध्यान रखना ये अपना आदिम धर्म गुरु शहरिया जनजाति के लोग मानते हैं वाल्मीकि को। बताओ आदिम धर्म गुरु किसको मानते हैं, वाल्मीकि। ये शहरिया जनजाति का कुछ धार्मिक जीवन जो था
ये अपने को पता होना चाहिए कि इस जनजाति के लोग श्राद्ध नहीं रखते। श्राद्ध तो जानते हैं क्या, जो पूर्वज होते हैं उनकी मृत्यु के उपरांत अपने श्रावण मास की पूर्णिमा से शुरू होकर के आश्विन अमावस्या तक कुल 16 दिन का पक्ष होता है। उसमें जिस वार को अपने पूर्वजों का निधन हुआ उस वार को ब्राह्मणों को खाना वाना खिलाते हैं, जहां पर खीर वीर बनाई जाती है, उसको कहते हैं श्राद्ध। तो कौन सी जनजाति के लोग श्राद्ध नहीं रखते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी सेरिया जनजाति। यहां पर मेले कपिल धारा का मेला बरता है 12 में कार्तिक पूर्णिमा को, और सिट्टाबाड़ी का मेला भी 12 में बरता है ज्येष्ठ अमावस्या को। इसको सेरिया जनजाति का कुंभ, और सेरिया जनजाति अपना प्राचीन धार्मिक जो गुरु मानती है वो मानती है वाल्मीकि को। बताओ किसको मानती है भाई, वाल्मीकि। तो ये हो गया सेरिया जनजाति से संबंधित कुछ बातें। अब सेहरिया जनजाति में गुरुजी और क्या याद रखने, और याद रखना एक धारी संस्कार। बताओ धारी संस्कार जो है इसका प्रचलन कौन सी जनजाति में है, तो धारी संस्कार का प्रचलन भी सेहरिया जनजाति में है। धारी संस्कार क्या होता है मित्रों, आप यूं बोल सकते हो कि सेरिया जनजाति पे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जिस स्थान पर उस मृत व्यक्ति को जलाया जाता है उस जगह पर जाकर के एक उल्टा कुंडा रख दिया जाता है, और तीसरे दिन जब व्यक्ति के फूल चुनते हैं तो उस स्थान पर उस व्यक्ति के निशान देखे जाते हैं। यानी उस राख को, जो राख जलाने से बनी है, उस राख के ऊपर कुंडा रख दिया और कुंडे से फिर कुंडे को उठाया। कुंडा तो जानते हो ना, जिसे तगारी कहते हैं। उस कुंडे को उठाकर साइड में रख करके उस राख को साइड में करके देखते हैं तो नीचे निशान बने हुए रहते हैं, और पहचानते हैं कि निशान किसके हैं। कोई इंसान का निशान है, किसी के घर का निशान है, कोई मोर, कोई सांप, यानी जो भी निशान वहां पर बनता है, ऐसी मान्यता है कि ये जो व्यक्ति है इसका जन्म इस योनि में हुआ है। यानी ये तो सांप बन गया है, ये तो मोर बन गया है, ये तो वापस इंसान बन गया है। यानी पुनर्जन्म की मान्यता वाला संस्कार आप कह सकते हो। दारी संस्कार का अर्थ होता है सेहरिया जनजाति में, सेहरिया जनजाति में, सेहरिया जनजाति में पुनर्जन्म या पुनः जन्म की मान्यता वाला संस्कार, मान्यता वाला संस्कार। नेक्स्ट, शमशान स्थल में, शमशान स्थल में अंतिम संस्कार वाले स्थल पर, अंतिम संस्कार वाले स्थल पर, अंतिम संस्कार वाले स्थल पर तीसरे दिन फूल चुनते हुए निशान देखना, फूल चुनते हुए निशान देखना। बताओ फूल चुनते हुए निशान देखना कौन सा संस्कार कहलाता है? दारी। फूल चुनना का अर्थ होता है जो हड्डियों के अवशेष रहे उनको चुनते समय निशान जो देखे जाते हैं उसको अपन कहते हैं फूल चुनना, या इसी को अपन कह सकते हैं धारी संस्कार। और बस एक बिंदु और याद रखना, मामूनी। मामूनी क्या है? सेहरिया जनजाति विकास हेतु कार्यरत संस्थान। सेहरिया जनजाति, सेहरिया जनजाति विकास हेतु कार्यरत संकल्प संस्थान, कार्यरत संकल्प संस्थान। इसको बताओ अपन क्या कहते हैं भाई? मामूनी कहते हैं। ये है अपनी सेहरिया जनजाति। यहां पर सेहरिया जनजाति का विधि विधान से बताओ क्या होता है भाई? समापन होता है। तो ये आशा करता हूं कि सेहरिया जनजाति आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेहरिया जनजाति में सबसे पहले वापस से देख लो भाई, सेहरिया जनजाति में अपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। तो सेहरिया जनजाति में सबसे पहले
पहले देखा, सेहरिया शब्द को भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में रखा। सेहरिया शब्द की उत्पत्ति शेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जंगल होता है। राज्य में कुल जनसंख्या 1,02,000 है, जो राजस्थान के शाहबाद व किशनगंज तहसील 12 जिले में निवास करती है। और कर्नल जेम्स टोड ने सेहरिया जनजाति की उत्पत्ति भीलों से बताई है। सेहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल, घर, टापरी, पेड़ों पर बने घर, गोपना, टोपा या सामा, अनाज या सामान रखने की कोठी, कुशीला कहलाती इष्ट देव तेजा जी है। इष्ट देवी कोड़िया देवी है। सेहरिया जनजाति के वस्त्र रेजा, महिलाओं का वस्त्र है रेजा, पंछा, खपटा, नैना और एक होता है सलूका। सेहरिया जनजाति का एक वस्त्र होता है सलूका, ये होती है अंग रखी। सेहरिया जनजाति की जो अंग रखी होती है उसको बताओ क्या कहते हैं भाई? सलूका कहते हैं। इसके पश्चात दोस्तों अपन ने देखा था नृत्य। इस जनजाति में महिला व पुरुष कभी साथ में नृत्य नहीं करते। 4-5 प्रमुख नृत्य है वो अपन ने देखे। इसके पश्चात सेहरिया जनजाति जो है इनका धार्मिक जीवन देखा कि सेहरिया जनजाति के लोग श्राद्ध नहीं करते। कपिल धारा का मेला बढ़ता है 12 में, कार्तिक पूर्णिमा। सीताबाड़ी का मेला 12 में, इसको सेहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। और धारी संस्कार का प्रचलन सेहरिया जनजाति में। और सेहरिया जनजाति के विकास हेतु कार्यरत एक संस्थान है जिसका नाम है मामुनी। तो ये थी भाई अपनी प्रमुख रूप से बताओ कौन सी जनजाति? सेहरिया। सेहरिया जनजाति के पश्चात अपन अगली जिस जनजाति पर चर्चा कर रहे हैं उस जनजाति का नाम है डामोर। बताओ जनजाति का नाम कौन सी जनजाति है भाई? डामोर जनजाति। मित्रों डामोर जनजाति में देखना क्या क्या बातें याद रखनी है। छोटी सी जनजाति है, कोई बड़ी जनजाति है नहीं। 5, 7, 8 बिंदु आपको डामोर में याद रखने हैं। सबसे पहले डामोर जनजाति का मूल स्थान। डामोर जनजाति का जो मूल स्थान है दोस्तों वो कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है डामोर जनजाति का मूल स्थान चेनपारीन क्षेत्र। बताओ डामोर जनजाति का मूल स्थान है चेनपारीन क्षेत्र। ये चेनपारीन क्षेत्र पड़ता है बड़ौदा में। और बड़ौदा बताओ राजस्थान के कहां पर? राजस्थान के भारत में बताओ कहां पर है भाई? गुजरात। यानी बड़ौदा के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को अपन कहते हैं चेनपारीन क्षेत्र। और चेनपारीन क्षेत्र में डामोर जनजाति निवास करती है। डामोर जनजाति की राजस्थान में कुल जनसंख्या, डामोर जनजाति की राजस्थान में कुल जनसंख्या ये है 91.5 हजार। यानी 91,500 लोग डामोर जनजाति के बताओ कहां पर निवास करते हैं भाई? राजस्थान में निवास करते हैं। डामोर जनजाति के बारे में अगला बिंदु आपको ये याद रखना है कि डामोर जनजाति राजस्थान में कहां निवास करती है? तो राजस्थान में निवास स्थल या राजस्थान में सर्वाधिक कहां निवास करती है? तो राज्य में राजस्थान में सर्वाधिक निवास डूंगरपुर जिले में। बताओ सर्वाधिक निवास कौन से जिले में करती है भाई? डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर जिले में भी अगर पंचायत समिति पूछ ले तो ध्यान रखना सिमलवाड़ा नामक स्थान पर। बताओ कौन से स्थान पर निवास करती है भाई? सिमलवाड़ा नामक स्थान पर यह जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। ये डामोर का प्रमुख थोड़ा सा साधारण सा परिचय था। तो डामोर जनजाति मूल स्थान चेनपारीन क्षेत्र। चेनपारीन क्षेत्र है बड़ौदा गुजरात। कुल जनसंख्या 91.5 हजार। राजस्थान में सर्वाधिक स्थान डूंगरपुर और डूंगरपुर में भी स्थान पूछे तो सिमलवाड़ा। ये है अपना डामोर जनजाति का साधारण परिचय। अब देखो डामोर जनजाति जो होता है इनका घर क्या कहलाता है? इनका घर कहलाता है फला। बताओ इनका घर क्या कहलाता है? फला। डामोर जनजाति का घर कहलाता है फला। गांव कहलाता है दोस्तों ध्यान रखना, गांव कहलाता है फूलना या फुलैया। बताओ फूलना या क्या कहलाता है? फुलैया। और ये जो फूलना या फुलैया होता है इसमें 5 से 13 फला होते हैं। 5 से
13 फला होते हैं। यानी एक गांव में लगभग 5 से लगा करके 13 घर होते हैं। इतने छोटे छोटे गांव होते हैं डामोर जनजाति के। इनकी कुल जनसंख्या 91.5 हजार है, जो सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में निवास करती है। और डूंगरपुर में भी बताओ कौन सी पंचायत समिति में निवास करती है? सिमलवाड़ा पंचायत समिति में निवास करती है। अब देखो अगला बिंदु, डामोर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? डामोर जनजाति का जो मुखिया है उसको कहते हैं मुखी। बताओ डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? मुखी। या इसको यूं लिख देता हूं मैं, डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है, इस डामोर जनजाति के मुखिया को कहा जाता है मुखी। क्या कहा जाता है? मुखी। तो ये हो गया अपना मुखी डामोर जनजाति का घर परिवार। डामोर जनजाति के बारे में अगला बिंदु ध्यान रखना, इनका अगला बिंदु होता है बहु विवाह का प्रचलन। बताओ डामोर जनजाति में कौन से विवाह का प्रचलन होता है? बहु विवाह के प्रचलन वाली जनजाति, बहु विवाह का प्रचलन वाली, बहु विवाह का प्रचलन वाली जनजाति। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहु विवाह के प्रचलन वाली जनजाति का, बहु विवाह के प्रचलन वाली जनजाति का तात्पर्य होता है कि इस जनजाति में एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा जो लोग होते हैं, एक पुरुष जो होता है एक से अधिक विवाह भी कर सकता है। बताओ एक से अधिक क्या कर सकता है? विवाह कर सकता है। वैसे तो कई जनजातियों में है, लेकिन अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि किस जनजाति में बहु विवाह खुल्लम खुल्ला होता है, तो वो होती है आपकी डामोर जनजाति। बताओ क्या होती है भाई? डामोर जनजाति। तो ये कुछ साधारण सी बातें हो गई डामोर जनजाति के बारे में। अब डामोर जनजाति के बारे में इनका धार्मिक जीवन देखते हैं कि डामोर जनजाति का धार्मिक जीवन कौन सा है। डामोर जनजाति का धार्मिक जीवन क्या है? तो सबसे पहली बात, डामोर जनजाति जो है इनमें पुरुष भी महिलाओं के समान, पुरुष भी महिलाओं के समान, पुरुष भी महिलाओं के समान, पुरुष भी महिलाओं के समान आभूषण पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं। यानी जो पुरुष होते हैं वो भी जैसे महिलाएं आभूषण पहनती है वैसे ही पहनती। यानी अपने क्लिप लगा लेना और नाकों में नथ डालना, गले में मांदलिया, टेवटा, आड़ पहनना, हाथों में पुंचिया, पाँव में कड़ला। यानी जितनी वेशभूषा महिलाएं पहनती है, जितने आभूषण महिलाएं पहनती है, उसी प्रकार के आभूषण इनके द्वारा पहने जाते हैं। अब डामोर जनजाति जो होती है, डामोर जनजाति के 2-3 मेले याद रखना, 2 मेले। एक है छेला बावजी का मेला। बताओ मेले का नाम कौन सा मेला है भाई? मेले का नाम है छेला बावजी का मेला। और ये जो छेला बावजी का मेला है, ये छेला बावजी का मेला तो बताओ कहां पर बढ़ता है रे? ये बढ़ता है दोस्तों पंचमहल। और ये पंचमहल बताओ कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यानी छेला बावजी का मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है? तो डामोर जनजाति का प्रमुख मेला है पंचमहल। और पंचमहल पड़ता है गुजरात में। इस मेले की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस मेले में केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिलाएं इस मेले में नहीं जाती। इस मेले में केवल पुरुष भाग लेते हैं। इस मेले में केवल पुरुष भाग लेते हैं। यह भी अपने को ध्यान रखना है कि इस मेले में केवल और केवल बताओ कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एक और मेला है ग्यारस की रेवाड़ी मेला। ग्यारस की रेवाड़ी मेला, ग्यारस
का रेवाड़ी मेला, ग्यारस का रेवाड़ी मेला ये बरता है दोस्तों डूंगरपुर में। ग्यारस की रेवाड़ी मेला बताओ कहां पर बरता है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में बताओ कौन से महीने में बरता है भाई? सितंबर माह में ये मेला बताओ क्या होता है? आयोजित। तो ये अपने को प्रमुख रूप से इनका बताओ कौन सा जीवन पता होना चाहिए भाई? धार्मिक जीवन। दो प्रमुख मेले बरते हैं। मेलों में एक हो गया छेला बावजी का मेला, और छेला बावजी के मेले के अलावा मित्रों ध्यान रखना इनके द्वारा एक और जो मेला होता है वो मेला होता है ग्यारस की रेवड़ी का मेला। बताओ कौन सा मेला होता है? ग्यारस की रेवड़ी का मेला। और एक ध्यान रखना होली के अवसर पर चाडिया कार्यक्रम आयोजित होता है। एक तो ये बिंदु याद रखना, और एक ध्यान रखना होली के अवसर पर, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर चाडिया कार्यक्रम आयोजित होता। बताओ होली के अवसर पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित होता? चाडिया कार्यक्रम। एक मनोरंजनात्मक नृत्य है, उसका नाम होता है चाडिया। तो होली के अवसर पर चाडिया कार्यक्रम आयोजित होता है, ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गई भाई अपनी प्रमुख रूप से बताओ कौन सी जनजाति? डामोर। बस इतनी ही बातें हैं डामोर के बारे में, और कोई ज्यादा है नहीं। डामोर के बारे में 4-5 बातें। डामोर मूल स्थान चैन पारिन क्षेत्र बाड़ौदा, कुल जनसंख्या 91.5 हजार, राजस्थान में सर्वाधिक निवास डूंगरपुर। डूंगरपुर के अलावा गर फला, गांव फूलना या फूलिया 5 से 13 फला होते हैं। मुखिया को मुखी कहते। बहु विवाह का प्रचलन होता है। होली के अवसर पर एक मनोरंजनात्मक नृत्य जिसे चाडिया कहते हैं। पुरुष भी महिलाओं के समान आभूषण पहनते हैं, और 2 मेले बरते हैं। यानी यहां पर अपनी समाप्त होती है बताओ कौन सी जनजाति? कथोड़ी। तो कथोड़ी जनजाति के साथ ही वैसे तो जनजातियां समाप्त हो जाती है, क्योंकि 6 जनजातियां हैं मुख्यतः। मीणा अपन ने पढ़ लिए, बील अपन ने पढ़ लिए, ग्रासिया, सेरिया, डामोरी, डामोर और कथोड़ी, यही 6 जनजातियां होती है। लेकिन 2 छोटी छोटी जनजातियों के बारे में अपन और चर्चा कर लेते हैं। एक है सांसी। ये सांसी का ध्यान रखना भाई, शेड्यूल कास्ट में आते हैं सांसी जाति। तो सांसी के बारे में कोई ज्यादा बातें हैं नहीं, 5-7 बातें आपको याद रखनी है। एक तो सांसी, सांसियों की उत्पत्ति मानी जाती है सांसमल नामक व्यक्ति से। सांसियों की उत्पत्ति बताओ कौन से व्यक्ति से? सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती। सांसमल नामक व्यक्ति से बताओ किसकी उत्पत्ति मानी जाती है भाई? सांसियों की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट, सांसी जो जनजाति है इनकी 2 उपजातियां हैं। सांसी जनजाति की 2 उपजातियां, और इन 2 उपजातियों का नाम क्या है भाई? एक का है बिज्जा और दूसरी का नाम है माला। यानी बिज्जा व माला। पूछा गया प्रश्न है बिज्जा व माला किस जाति की उपजातियां हैं? तो बिज्जा व माला सांसी जाति की बताओ क्या मानी जाती है? उपजातियां मानी जाती है। सांसी जनजाति में और क्या याद रखें? सर्वाधिक निवास कहां करते हैं? तो सांसी सर्वाधिक निवास करते हैं दोस्तों भरतपुर में। सांसी सर्वाधिक निवास बताओ कहां पर करते हैं? भरतपुर में। भरतपुर विकल्प में नहीं हो तो आप करके आ सकते हैं झुंझुनू, लेकिन पहला उत्तर बताओ आपका क्या होगा? भरतपुर। सांसी सबसे ज्यादा भरतपुर में निवास करते हैं। सांसी जनजाति में ध्यान रखना एक रिवाज होता है कुकड़ी की रस्म। बताओ एक रिवाज होता है, उस रिवाज का नाम क्या है भाई? कुकड़ी की रस्म। और कुकड़ी की रस्म क्या होती है? विवाह होता है तो उस विवाह से पहले लड़की लड़के के घर पर जाकर के निवास करती है। कुछ दिन तक लड़की लड़के के घर पर कामकाज करती है, और उसके घर वालों को पसंद आ गया तो ठीक है विवाह हो जाएगा, नहीं तो विवाह रिजेक्ट हो जाएगा। यानी विवाह से पहले लड़की के चरित्र की परीक्षा लेना बताओ क्या कहलाता है? कुकड़ी का रिवाज कहलाता है। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व, विवाह से पूर्व लड़की के चरित्र की परीक्षा, लड़की के चरित्र की
परीक्षा। लड़की के चरित्र की बताओ क्या ली जाती है भाई? परीक्षा। और लड़के के चरित्र की परीक्षा लेना बताओ क्या कहलाता है? अपने कुकड़ी का रिवाज। वैसे कुकड़ी एक लोकगीत भी है। जब विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा मांगलिक गीत गाए जाते हैं तो उसको अपन राजस्थानी भाषा में राती जोगा कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? राती जोगा। और राती जोगा का जो लास्ट गीत होता है, राती जोगा का जो अंतिम गीत होता है, उसको बताओ क्या कहते हैं भाई? कुकड़ी कहते हैं। एक इनके बारे में ध्यान रखना, विवाह के अवसर पर चौरी नहीं बनाते। बताओ विवाह के अवसर पर चौरी नहीं बनाते। विवाह के अवसर पर चौरी नहीं बनाते। इसका अर्थ क्या है? चौरी क्या होती है? चौरी का अर्थ होता है दोस्तों, ध्यान रखना, जब फेरे दिलाए जाते हैं वर और वधू को, तो आपने देखा होगा आंगन में मांडने बनाए जाते हैं और उन्हीं को साक्षी मान करके चौरी में बैठ करके दूल्हे फेरे लेते हैं। तो ये विवाह के अवसर पर जो घर के आंगन में बनाई जाती है वर वधू के फेरों को, जहां पर वर वधू को फेरे लेने के लिए बिठाया जाता है, उसको अपन चौरी कहते हैं। लेकिन इस जनजाति में बताओ क्या नहीं बनाई जाती? चौरी नहीं बनाई जाती। मित्रों, इसमें विधवा विवाह व पुनर्विवाह सांसी जनजाति में, ध्यान रखना, सांसी जो जनजाति है, इस जनजाति में विधवा विवाह व पुनर्विवाह प्रतिबंधित। यानी जो सांसी जनजाति है, इसमें अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो विधवा महिला बताओ दोबारा से क्या नहीं कर सकती भाई? विवाह नहीं कर सकती। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सांसी जनजाति में चोरी को विद्या माना जाता है। बताओ चोरी को क्या माना जाता है भाई? विद्या माना जाता है। यह भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सांसी जनजाति, अगला इधर लिख देता हूं मैं, सांसी जनजाति में चोरी को विद्या माना जाता। सांसी जनजाति में चोरी को विद्या माना जाता है। सांसी जनजाति में चोरी को विद्या माना जाता। विवाह के अवसर पर तोरण नहीं मारा जाता। विवाह के अवसर पर तोरण नहीं मारा जाता है। और बंदर व लोमड़ी का मांस प्रिय भोजन। बंदर व लोमड़ी का मांस प्रिय भोजन। और एक बिंदु और ध्यान रखना, होली व दीपावली इनका प्रमुख त्योहार। होली व दीपावली इनका प्रमुख त्योहार। बताओ किनका प्रमुख त्योहार है भाई? होली और दीपावली। ये है अपने सांसी जनजाति का प्रमुख त्योहार, सांसी जाति का। तो यहां पर अपना समाप्त होता है। बताओ कौन सी जाति? सांसी। दोबारा से देख लो सांसी जाति का सामान्य परिचय। सांसी जाति की उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी गई है। इसकी दो उपजातियां हैं, बीजा और माला। राज्य में सर्वाधिक निवासी भरतपुर झुंझुनू में। विवाह से पूर्व लड़की के चरित्र की परीक्षा कुकड़ी का रस्म कहलाता है। चौरी नहीं होती। विधवा विवाह व पुनर्विवाह नहीं होता। सांप क्या? होली व दीपावली इनका प्रमुख त्योहार है। बंदर व लोमड़ी का मांस इनका प्रिय भोजन है। और सांसी जनजाति में जो व्यक्ति चोरी करना सीख जाता है, ऐसा मानते हैं कि ये तो अब एक्सपर्ट हो गया। यानी चोरी को इसमें क्या माना जाता है? विद्या माना जाता है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो चोरी इनमें होती है विद्या। चोरी होती है इनमें विद्या। अगला बिंदु, अगला एक लास्ट जाति बच जाती है, छोटी सी जाति, जिसका नाम है कंजर। बताओ अगली जो जाति है उसका नाम क्या है भाई? कंजर। थोड़ी सी बातें पढ़ लेते हैं कंजर के बारे में, फिर इस अध्याय का यहां पर विधि विधान से बताओ क्या करते हैं? समापन। देखो कंजर जो है, कंजर शब्द की उत्पत्ति, कंजर शब्द की उत्पत्ति
संस्कृत भाषा के कनकचार या कनकाचर शब्द से हुई है, कनकाचार शब्द से हुई है, कनकाचार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला। बताओ कहां पर विचरण करने वाला भाई? जंगल में विचरण करने वाला। ये कंजर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से मानी गई है? कनकाचार शब्द से मानी गई है। अब अगला बिंदु देखो इसके बारे में, कंजरों के बारे में। कंजर ये जो है एकता हेतु प्रसिद्ध, यानी सर्वाधिक संगठित जाति मानी जाती है। सर्वाधिक संगठित जाति, सर्वाधिक संगठित जाति। अगर कोई भी काम होता है तो ये अचानक एक आवाज में सारे के सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। इस कारण इसको राज्य की सर्वाधिक एकता वाली जाति या राज्य की सर्वाधिक संगठित जाति मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक निवास, राजस्थान में कंजरों का जो सर्वाधिक निवास है वो राजस्थान में सर्वाधिक निवास बताओ कौन सा है? कंजरों का सर्वाधिक निवास है मित्रों, ध्यान रखना, हाड़ौती क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है भाई? हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र का अर्थ हो गया कोटा, और कोटा के अलावा बताओ कौन सा हो गया? बूंदी। यहां पर कंजर सबसे ज्यादा निवास करते हैं। ये अपने को कंजरों के बारे में कुछ साधारण सा बातें याद रखनी है कि शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कनकाचर शब्द से हुई है। ये जो है जंगल में विचरण करने वाला सर्वाधिक संगठित जाति है और राजस्थान में सर्वाधिक निवास है हाड़ौती में। अब देखो कंजरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने को ध्यान रखनी है। एक तो कंजरों की कुल देवी, कंजरों का पहले तो देख लेते हैं मुखिया। कंजरों का जो मुखिया होता है उसको अपन कहते हैं पटेल। बताओ कंजर जाति का जो मुखिया होता है, कंजर जाति के मुखिया को क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। नंबर 2 पर ध्यान रखना, कंजर जनजाति की कुल देवी कौन सी है? तो कंजर जाति की कुल देवी है मित्रों जोगणिया माता। कंजर जाति की कुल देवी जोगणिया माता, और जोगणिया माता का मंदिर है बेंगू में। और बेंगू तो बताओ कहां पर आता है? चित्तौड़गढ़ में। इसे कंजरों की बताओ कौन सी देवी कहते हैं भाई? कुल देवी कहते हैं, जो बेंगू चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है। कंजरों की इष्ट देवी यानी आराध्य देवी कौन सी है? तो कंजरों की इष्ट देवी है मित्रों, ध्यान रखना, अपने कंजरों की इष्ट देवी हो जाएगी चौथ माता। और चौथ माता का जो मंदिर है, ये चौथ माता का मंदिर तो बना हुआ है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा तो बताओ कहां पर आता है भाई? सवाई माधोपुर में। तो चौथ का बरवाड़ा हो गया सवाई माधोपुर में। यहां पर कंजरों की बताओ कौन सी देवी है? इष्ट देवी है। और कंजरों के इष्ट देव, कंजरों के इष्ट देव जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, अपने हनुमान जी। कंजरों के इष्ट देव जो होते हैं उनका नाम होता है हनुमान जी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। कंजरों का प्रिय भोजन, कंजरों का प्रिय भोजन मोर का मांस। बताओ किसका मांस माना जाता है? मोर का जो मांस होता है, अगर कहीं पर किसी मोर की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है तो उस मोर के मांस को बताओ ये खाना पसंद करते हैं। लेकिन वर्तमान में मोर का मांस खाना, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी इसलिए मोर का मांस खाते नहीं है, फिर भी इनकी प्रबल इच्छा रहती है कि मोर का मांस कंजरों का सबसे प्रिय भोजन होता है। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
अब कंजर जाति के बारे में अगला बिंदु आपको ध्यान रखना है, ये आपराधिक जाति मानी जाती है, यानी अपराध सर्वाधिक करते हैं और इनके घर के पीछे आवश्यक रूप से दरवाजा होता है। अगर आगे से कोई इन्हें गिरफ्तार करने के लिए या पकड़ने के लिए आता तो पिछू के दरवाजे से रप्पू चक्कर होते हैं, यानी इनके घर में आवश्यक रूप से पीछे का दरवाजा होता, आवश्यक रूप से पीछे का दरवाजा होता है, पीछे का दरवाजा, यानी पीछे का दरवाजा होता है, पीछे का दरवाजा ये आवश्यक रूप से होता है। नेक्स्ट है कंजरों के अंदर, अगला बिंदु आपको ध्यान रखना है, कंजरों के नृत्य। कंजरों के जो नृत्य होते हैं, कौन कौन से नृत्य होते हैं? एक इनका नृत्य का नाम है धाकड़ नृत्य। बताओ, कंजरों का एक नृत्य है जिसका नाम बताओ क्या है भाई? धाकड़ नृत्य। ये किया जाता है जालापाव व बीरा की कथा पर आधारित नृत्य कला में, विस्तार से इस पर देखेंगे। जालापाव व बीरा यानी कंजरों ने क्षत्रियों को पराजित करने की खुशी में एक नृत्य किया जिसका नाम होता है धाकड़। नंबर 2 पर कंजरों का एक नृत्य होता है जिसका नाम होता है कंजर तोड़ा, और नंबर 3 का जो नृत्य होता है उसका नाम होता है मित्रों चक्री नृत्य। बताओ नृत्य का नाम कौन सा नृत्य होता है? चक्री नृत्य। ये चक्री नृत्य भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, जिसको अपन बताओ कौन सी तीज कहते हैं भाई? बड़ी तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज कहते हैं, या कजली तीज भी कहते हैं, या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस कजली तीज पर बूंदी में आयोजित होता है। कजली तीज पर अविवाहित कन्याओं द्वारा बूंदी में आयोजित, यानी अविवाहित कन्याओं के द्वारा बूंदी में आयोजित होने वाला जो नृत्य है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, उसका नाम बताओ कौन सा नृत्य है भाई? चक्री नृत्य। ये कंजर जाति के कुछ प्रमुख नृत्य होते हैं। अब देखो कंजरों में लास्ट में 2 शब्द याद रख लेना और उसके बाद कंजर जाति का समापन हो जाएगा। एक जो शब्द है वो है हाकम राजा का प्याला। हाकम राजा का प्याला। हाकम राजा का प्याला क्या होता है भाई? हाकम राजा का प्याला का अर्थ होता है केसरिया नाथ जी का प्याला इनको पिलाया जाता है जिसमें थोड़ी सी शराब डाली हुई होती है। उसको पी करके कंजर कभी झूठ नहीं बोलते। जब जब कंजरों में अपने कोई बात को सच उगलवाना हो तो उन्हें हाकम राजा का प्याला पिलाया जाता। इसे पीकर कंजर झूठ नहीं बोलते। इसे पीकर कंजर झूठ नहीं बोलते। इसे पीकर कंजर झूठ नहीं बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक शब्द आपको याद रखना है, पाती मांगना। बताओ एक शब्द है जिसका नाम क्या है? पाती मांगना। और ये चोरी करने से पहले ईश्वर से आज्ञा लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मैं चोरी करने जा रहा हूं, मेरा ध्यान रखना, मेरी सहायता करना। तो चोरी करने से पूर्वे ईश्वर से मांगी जाने वाली आज्ञा या अनुमति, उसको बताओ क्या कहते हैं भाई? पाती मांगना। और लास्ट मृत्यु के बाद इनके मुख में शराब डाली जाती है। मृत व्यक्ति के मुख में शराब डालने का रिवाज। मृत व्यक्ति के मुख में शराब डालने का रिवाज। बस ये है भाई अपनी कौन सी जाति? कंजर जाति। और कंजर जाति के साथ ही अपने राजस्थान की सभी जनजातियों का विधि विधान से बताओ क्या होता है? समापन। अपन ने पढ़ा मीणा, बील,
ग्रासिया, सेरिया, कथोड़ी, डामोर, कंजर और सांसी, यहां पर विधि विधान से जनजातियों का समापन होता है। और आशा करता हूं कि जनजातियों के एक एक बिंदु को गहनता से विचार किया अपने आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मित्रों, ऑल द बेस्ट, सादर वंदे, राम राम।